बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाती है, हमारे पास कौन से जो है वो फिजिकल डिज़ाइंस बनते हैं, कौन से जॉइंट्स के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, जब हम पास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते थे कि हमारे पास हमारा जो क्यूरी वर्कलोड होगा उसकी बेस पे डिसीजन होगा कि हमें कहाँ कहाँ इंडेक्स लगाने हैं और किस तरह की किस टाइप का इंडेक्स लगाना है, किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगाना है या किस तरह के एल्गोरिदम को पिक करना है। तो जो जो क्यूरी है आपकी, वो जितनी भी आ रही हैं, Q1 आ रही है, Q2 आ रही हैं, डिपेंड करता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। हो सकता है Q1 जो क्यूरी है आपकी वो ज़्यादा अकर करती हो और Q2 जो है वो बहुत मिनिमली आती हो, तो फिर आप Q2 के बेस के ऊपर कम डिसीजन लेंगे बल्कि Q1 के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो आपका वर्कलोड है बेसिकली वो बनता किस तरह से है, वो क्यूरी से और उस क्यूरी की फ्रीक्वेंसी से बनता है। यानी वर्कलोड को सिंपल हम सेट ऑफ क्यूरीज के साथ डिफाइन नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जो क्यूरी आ रही हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही हैं, कितनी दफ़ा आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चार्ट भी देखें तो हमारा जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना समहाउ के, और क्योंकि क्यूरी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज की बढ़ती जाएगी क्यूरी की, तो जिस भी क्यूरी की जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो हम उसी की बेस पे डिसीजन ले रहे होंगे। और गोल हमारा क्या होगा कि हमने क्यूरी वर्कलोड को देखते हुए हमारी क्यूरीज की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है वर्कलोड की कि एक हमारे पास ये क्यूरी है और एक हमारे पास ये क्यूरी है। पहली क्यूरी में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट होता है प्रोडक्ट की टेबल में से, जबकि ईयर और कैटेगरी कुछ भी हो सकता है। ये क्यूरी हमारे पास आती है। इसी तरह से हमारे पास सेम क्यूरी के एक और वेरिएंट हो सकता है कि प्रोडक्ट का नाम जो है वो क्लाइंट देखना चाहता हो, गिवन कि उसके पास ईयर हो, उसका कैटेगरी हो, उसका मैन्युफैक्चर भी अवेलेबल हो। तो अब हमने डिसीजन इनको देखते हुए किस बात पे लेना होगा, कॉस्ट को लोअर करने के लिए अगर ये क्यूरीज बार बार आ रही हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ठीक है इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसके ऊपर सॉर्टिंग लगनी है या हैश के एल्गोरिथम्स लगनी है, हमें इंडेक्स किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ईयर के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर या मैन्युफैक्चर के एट्रीब्यूट के ऊपर। हमारी जो क्यूरी है उसके अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस जो हैं उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, अगर इस तरह की क्यूरी आ रही है। सिमिलरली जो है वो अगर आप इंडेक्स लगा रहे हैं तो इंडेक्स को मेंटेन करने की कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है। इसी तरह से अगर क्यूरी ज़्यादा आ रही है तो क्या हमें मल्टीपल मशीन्स की ज़रूरत है, कि डाटा ज़्यादा है तो हमें अपना लोड जो है वो स्प्लिट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर क्यूरी जो है वो अपडेट की हैं तो फिर क्या सूरत हाल है। इस तरह की सारी बातों का जो डिसीजन है उसी बेस के ऊपर फैसला होता है कि ऑप्टिमाइजेशंस कैसे होनी है। सो बेसिकली ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करेंगे, हमारी कॉस्ट को कम करने में हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन में से कुछ नहीं भी अवेलेबल होती तो बाज़ औक़ात हम इंट्यूशन की बेस के ऊपर जो आपको साइट कैरी होती है हम उसकी बेस पे भी फैसला कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पॉसिबिलिटी है या आपको ये देखने में ज़्यादा पता चल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैटेगरी से ज़्यादा हैं, तो कैटेगरीज के ऊपर में भी शायद इंडेक्स लगाने का फ़ायदा इतना ना हो, तो फिर क्यों ना बजाय उसके ऊपर कैटेगरी के बजाय हम मैन्युफैक्चर पे लगा दें। तो ज़ाहिर है अगर कैटेगरी का टेबल छोटा सा है तो उसके ऊपर इंडेक्स लगाना शायद आपको इतना फ्रूटफुल ना हो। लेकिन ये इसका जो फैसला है वो किसके ऊपर हो रहा होगा, आपके क्यूरी के वर्कलोड के ऊपर हो रहा होगा। तो जो हमारा रोड मैप है वो क्या होगा कि हम क्यूरी प्लान्स बनाएंगे कि क्यूरी के एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से एल्गोरिदम्स बेहतर होंगे। फिर हम उन एल्गोरिदम्स में से देखेंगे उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी कॉस्ट हमें कितनी है, यानी कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करने से कितनी कॉस्ट जो है वो हमें आ रही है। तो साथ ही हम फिर देखेंगे कि जो हमारी पहले तो हमने SFW की जो क्यूरीज हैं वो सिंपल सेलेक्ट की देखी थी। हमारे पास अगर ज्वाइन की क्यूरीज आ जाती हैं तो फिर हमने सॉर्शन यूज़ करनी है, हैशिंग यूज़ करनी है, या जो काउंट और ब्रूट फोर्स के हमारे अल्गोरिदम्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। हमने जो है वो हमारा B+ ट्री को यूज़ करना है कि हमने हैशिंग को यूज़ करना है। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं जो कि हमने देखनी पड़ती हैं। इसी तरह से कि हम जो देखेंगे कि कौन से स्टैट्स हम यूज़ करें ताकि हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो सके, जैसे कि हमें कौन से कॉलम्स जो हैं और ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, और
फिर मेन बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयो कॉस्ट है हमारे जो रिसोर्सेज को यूज करने की वो कितनी है। तो अब इसमें से जो एक जब हम जॉइन की क्यूरीज की बात करते हैं तो एक हमारे पास जो फेमस एल्गोरिदम है वो है नेस्टेड लूप जॉइन। और इसका कंसेप्ट वही है जो हमने इंडेक्सेस के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डबल फॉर लूप जब हमारी एक प्रोग्रामिंग के अंदर लगा होता है तो उसमें हम कहते हैं कि हमारा जो भी कोड है उसकी रफली कॉस्ट क्या होती है, एन एम। यानी कि ये जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में जो हमें कॉस्ट पड़ती है अगर हमारा नेस्टेड फॉर लूप लगा होता है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कशन करेंगे कि जब हमने आर एंड एस दो रिलेशंस को ज्वाइन करना है तो फिर नेस्टेड लूप ज्वाइन यूज करना कितना इफेक्टिव होगा। तो हम पहले एक जो स्टेप में फर्स्ट स्टेप में जॉइंस को देखेंगे, फिर हम एनएलजी देखेंगे, और फिर हम ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम एक और कैटेगरी इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन, यानी कि जब आपके पास जो है वो इंडेक्स अवेलेबल हो तो फिर जॉइन कैसे लगना है, और अगर इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होंगी, नेस्टेड भी और ब्लॉक नेस्टेड लूप भी। अब जॉइंस को एक दफा देख लेते। तो जॉइंस अगर हमें याद हो, लेट्स से हमारी ये क्यूरी है सिलेक्ट जो आर डॉट ए बी सी डी। तो इस फ्रॉम आर एंड एस, यानी कि हम चाहते हैं कि आर और एस जो हमारे दो रिलेशंस हैं उसमें से हम चारों एट्रीब्यूट्स जो है वो आर का ए यूज करें। अब इसमें आइडिया ये है कि आर और एस की जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है ए, और जो आर में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो है बी सी, और एस में जो डिफरेंट एट्रीब्यूट है वो डी। तो हम जो ज्वाइन के अंदर सारी एट्रीब्यूट्स अगर आउटपुट में शो कराना चाहते हैं तो हमने अब सेलेक्ट कर लिया कि जो कॉमन एट्रीब्यूट थी वो चाहे आर की ले लें या एस की ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ज्वाइन की स्पेस पे किया है कि आर का जो एक कॉलम है इसकी वैल्यूज बराबर होनी चाहिए एस के एक कॉलम के। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले पिक करेंगे यहाँ से आर की फर्स्ट टपल को देखेंगे, फर्स्ट टपल को एस की सारी टपल्स के साथ चेक करेंगे कि क्या ये उसका जो ए एट्रीब्यूट है वो बराबर है। तो वन जो है वो थ्री के बराबर नहीं है, टू और टू के बराबर नहीं है, तो फर्स्ट रो आर की आउटपुट में नहीं आएगी। तो ये हमारी आउटपुट है। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड टपल को देखेंगे आर की, तो उसमें हमारे पास ए में टू है, तो टू को हम चेक करेंगे कि एस में कहाँ है, तो वो थ्री टू के इक्वल नहीं है, फिर टू जो है वो टू के इक्वल है, तो ये वाली जो टपल है टू थ्री फोर फ्रॉम आर एंड टू फ्रॉम एस, ये हमारी क्या होगी, ये आउटपुट में जो फर्स्ट इसके तौर पे प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर जो सेकंड हमारा जो है जो टपल के साथ जो होगा वो हमारी नेक्स्ट टपल जो एस में मौजूद है, क्योंकि इसका जो ए है वो भी ए के साथ मैच करता है, तो वो वाली टपल भी आउटपुट में आ जाएगी। सिमिलर फिर जब नेक्स्ट आर की जो थर्ड टपल है उसको देखेंगे, जब हमारा एस का पूरा हो जाएगा तो आर का ये टू भी इसी तरह से दो टपल्स फ्रॉम एस के साथ पेयर अप होगा, और हमारे पास दो टपल्स वो वाली भी आ जाएंगी। फाइनली हमारे पास थर्ड जब आर की टपल जो है उस वो होगी, तो उस एस के अंदर सिर्फ एक ही थ्री की टपल है, तो वो उसके साथ पेयर अप होके जो हमारी लास्ट टपल इसमें है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात करें तो हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जॉइंट्स जो है वो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट पे फिल्टर लगा के भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ये पता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, और जब हम किसी फिल्टर की बेस के ऊपर, ये फिल्टर है हमारा जो ये कहता है कि आपके पास जो कंप्लीट सेट है उस सेट में से सिर्फ ये वाली टपल्स पिक करनी है जिसका आर का ए और एस का ए बराबर हो। तो अगर हम पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो फिर हम अप्रोक्सीमेटली 4 क्रॉस 3, क्योंकि हर टपल के अगेंस्ट एस की टपल्स पेयर अप हो रही होंगी, तो फिर हमारे पास तकरीबन 12 जो है वो टपल्स आपके आउटपुट रिलेशन में प्रोड्यूस होंगी। उन 12 टपल्स में से हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो वाली जिनमें आर का एस के एक बराबर होगा। तो हम इस कंडीशन पे जब फिल्टर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 जो है वो टपल्स आ जाएंगी। अब इसी कंसेप्ट को लेकर जो है ना वो हम नेस्टेड लूप जॉइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने वन बाय वन टपल फ्रॉम आर पे किया और उसको एस के साथ जो है वो पेयर अप करना शुरू। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन गोल जो हमेशा से रहा है कि हमने आयो अवेयर एल्गोरिदम्स के ऊपर फोकस करना है। तो फिर अभी फॉर दैट हमें कुछ अजम्पशंस करनी है, जिसमें से एक अजम्पशन ये है कि अगर आर की टपल्स हैं तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टी आर। और अगर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ टोटल पेजेस इन आर तो वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद पी आर। तो पी आर आर का पेजेस हैं सारे और टी आर आर की टपल्स हैं।
तो अब क्या है, हम आगे जो है वो मल्टीपल फार्मूलाज देखेंगे जिससे हम कॉस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपने ये फोकस करना है कि हो क्या रहा है बनिस्बत इसके कि आप ज़्यादा तफसीलात में चले जाएं तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये एक जो रिकॉल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है कि जो पेजेस हैं वो कम्प्लीटली रीड होते हैं, एक फुल पेज रीड होता है और डिस्क से, और फुल पेज ही हम क्या करते हैं डिस्क के ऊपर राइट कराते हैं, तो तभी उसको एक डिस्क आईओ हम कंसिडर करते हैं, वन रीड एंड वन राइट। अच्छा, अब ये नेस्टेड लूप जॉइन का हमारे पास जो है वो कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिलेशन आर है और एस सर हम इसका जॉइन ले रहे हैं किस एट्रीब्यूट के ऊपर, एट्रीब्यूट ए के ऊपर। तो ए एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास यहाँ पे ये है कि एक एक्सटर्नल लूप है, आउटर लूप है, जिसमें हम ये करेंगे फॉर आर इन आर, रिलेशन आर की टपल आर हम चेक करेंगे फॉर एवरी टपल इन रिलेशन आर। हमारे पास एक लूप एग्जीक्यूट होना है जो कि इंटरनल लूप है, विच सेज दैट फॉर एवरी टपल इन आर वी विल गेट ऑल द टपल्स फ्रॉम एस। तो आर के अंदर एक टपल के लिए कंप्लीट एस स्कैन होगा। तो जितनी दफा बाहर का लूप एक दफा एग्जीक्यूट होता है, अगर इसमें लेट्स से एम टपल्स हैं और इसमें एन टपल्स हैं, तो एक टपल आर के लिए ये जो लूप है ये एम टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम हर टपल को एस की सारी टपल के साथ मैचिंग करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये यही कंसेप्ट होगा। अब जब हम ये मैचिंग की स्पेस के ऊपर कर रहे हैं, इफ आर ऑफ ए इज इक्वल टू एस ऑफ ए, यानी अगर मैच हो जाती है तो हमारे आउटपुट में जो है वो आर और एस वाली रो आ जाएगी, अगर मैच नहीं होती तो हमारे आउटपुट में वो रो नहीं आती। तो अब इसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। अब इन टर्म्स ऑफ हमने आईओ सोचना है कि ये कॉस्ट क्या होगी। तो अब अगर हम एक्सटर्नल आर की बात करें, जो रिलेशन हमारा है आउटपुट में, हमें इसकी तक सारे पेजेस को रैम में लोड करना पड़ेगा इसकी टपल को गेट करने के लिए, क्योंकि इवेंचुअली तो सारी टपल्स ने जो है वो रैम में लोड होना है। तो रैम में जितनी मर्जी जगह हो, थोड़ी हो ज्यादा हो, आर का जो भी रिलेशन है उसके जब तक सारे पेजेस रैम में लोड नहीं हो जाते, तो हमारा ये जो काम है नेस्टेड लूप जॉइन का ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी पेयरिंग को चेक करना है। तो कॉस्ट में तो हमारा जो पहला टर्म है वो आ गया पी ऑफ आर, यानी ऑल पेजेस ऑफ आर। फिर जो है जो डिस्कशन है कि आईओ कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेजेस लोडेड, नॉट द नंबर ऑफ टेबल्स। तो हमने इस टाइम पे क्या किया है, आईओ कॉस्ट की जो डिस्कशन है वो यही है कि आपके कितने पेजेस लोड हुए हैं। ये वाली डिस्कशन नहीं हो रही कि आपकी कितनी टपल्स लोड हुई हैं, क्योंकि टपल्स हो सकता है 10 लोड हुई हों, लेकिन वो एक ही पेज में अगर वो 10 टपल्स लोड हुई हैं तो आपका तो जो आईओ कॉस्ट है वो एक ही होगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब टपल्स की बात कर रहे होंगे तो हम किसी और सेंस में बात कर रहे होंगे, मे बी इन टर्म्स ऑफ आइट्रेशंस, और लेकिन जब हम आयो कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम पेजेस के मुतालिक यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अब सेकंड हमारे पास क्या होगा कि जब आउटर लूप हमारा एग्जीक्यूट होना है, तो अंदर वाला लूप जो है वो कितना होगा। तो अगर अंदर वाले लूप की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि अगर m टाइम्स ये है n एक्सटर्नल टाइम्स जो है वो चल रहा है, तो अंदर वाला कितना n क्रॉस m टाइम्स चलेगा। तो इसका मतलब है कि जो बाहर वाला लूप अगर उसकी जो आइट्रेशन है वो tr टाइम्स चलनी है, तो फॉर एवरी टपल जो हमारा इंटरनल रिलेशन है उसके सारे पेजेस रैम में लोड होंगे। रैम में जितनी मर्जी जगह हो, हमें इसका भी नहीं पता, लेकिन अगर आपकी आर जो है वो इस रिलेशन कैपिटल आर के उसकी आप यूज कर रहे हैं फॉर योर आइट्रेशन, तो इस एक आर की मैचिंग के लिए बारी बारी करके सारे पेजेस जो हैं वो एस के रैम में से लोड होने हैं। तो एस जो कि रैम में वो सॉरी डिस्क में से जिसके लोड होने हैं। तो यानी कि ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि हर टपल के लिए फॉर एवरी टपल, इवन कि जब ये R1 आएगी तो सारे पेजेस एस के लोड होंगे, और फिर जब R2 आएगी तो फिर अगेन हमारे पास सारे पेजेस जो हैं वो एस के फिर से उसके साथ पेयर अप होंगे। तो सारी टपल्स हैं क्योंकि मैप होना है तो सारे पेजेस आएंगे। इसी तरह से फॉर R n R3 एंड सो ऑन। तो जो हमारी टोटल जो कॉस्ट है अगर इन दोनों को हम कलेक्टिवली देखें, तो इसके जो नंबर ऑफ पेजेस जो पी एस के लोड होंगे, एस के जितने पेजेस हमारे पास लोड होंगे वो कितने होंगे, टोटल टपल ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय
ऑल पेजेस ऑफ आर। तो यहाँ पे जो मैं टी ऑफ आर लिखा है ये विद रिस्पेक्ट टू आइट्रेशंस लिखी है कि इतनी जो हमारी टोटल आइट्रेशन है वो टी ऑफ आर है। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो एस के लोड हुए हैं वो पी ऑफ एस है। तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे मेंशन भी है कि फॉर एवरी टपल इन आर लूप ओवर ऑल द टपल्स इन आर। तो जब ऑल द टपल्स इन सॉरी ऑल द टपल्स इन एस की बात होगी तो इसका मतलब है कि सारे पेजेस ने लोड होना है। तो हैव टू रीड ऑल ऑफ एस फ्रॉम डिस्क फॉर एवरी टपल ऑफ आर। हर टपल के लिए हमें पूरा एस दोबारा से रीड करना पड़ता है। तो अब फिर क्या करेंगे कि जब हमने वो चेकिंग कर लिया फिर हमारी कंडीशन चेक होगी कि आर ऑफ ए जो है वो एस ऑफ ए के बराबर है कि नहीं। तो जो है एन एल जी कैन हैंडल थिंग्स अदर देन द इक्वलिटी कॉन्स्ट्रेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन आप ये वाली भी कंडीशंस जो है वो लगा सकते हैं, इक्वलिटी के अलावा भी यूज कर सकते हैं। तो जब जब आपकी ये इक्वलिटी मैचिंग हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट टपल है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब आउटपुट टपल जो आपकी आरएफएस की प्रोड्यूस होगी वो आप या तो पेज के ऊपर राइट करेंगे, उसके बाद अगर पेज फुल हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, वो डिस्क के ऊपर राइट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज़रूरत है, अगर आपने इसको सेव करना है या नहीं करना। तो हमारी इसको जो कॉस्ट है इस आउटपुट की वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ओ यू टी यानी आउट के नाम से इस टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो जो है हमारा जो ये आउट है, अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो वर्स्ट केस सिनेरियो का मतलब ये है कि सारी टपल्स अगर आर की उसके साथ भी मैच कर जाती हैं, एस के साथ मैच कर जाती हैं, तो फिर हमारा आउट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो एन स्क्वायर की कॉस्ट पे चला जाएगा। क्योंकि इस केस में क्या होगा कि हमें जो सेट है, जो आउटपुट सेट है जो आपका टेबल का, वो अपने मैक्सिमम साइज का प्रोड्यूस होगा। और वो जो मैक्सिमम साइज है इसका मतलब है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जितने हो सकते हैं कार्ट जो फुल कार्टेशियन प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी है वो सारे पेजेस ने आपके डिस्क पे राइट होना है। तो ये अपने वर्स्ट स्टेट की तरफ भी जा सकता है जिसकी कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, वही एन स्क्वायर की फॉर्म में कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्रॉस टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन एस। अच्छा, सो अब जब कॉस्ट हमारे पास आ गई, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो है वो आर को आउटर रिलेशन कहते हैं और एस को इनर रिलेशन कहते हैं, और अगर इनको हम आपस में रिप्लेस कर दें यानी एस को आउटर बना दें और आर को इनर बना दें, तो हमारी कॉस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न पे वही बनेगी जो हमने वैसे की है। तो लेकिन ये कि हमारी कोशिश जो है वो कुछ और होती है, उसकी हमारी कोशिश ये होती है कि स्मॉलर रिलेशन जो है उसको हम बाहर जो आउटर लूप में रखें, क्योंकि इसके रखने से जो है वो कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, नंबर ऑफ पेजेस और आयो कॉस्ट के ऊपर असर पड़ता है। अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हम एक एग्जांपल करेंगे, लेकिन एग्जांपल जो है वो हम ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन के बाद करेंगे। तो अब हम आयो अवेयर अप्रोच को देखेंगे। अभी हमने प्लेन सिंपल नेस्टेड लूप देखा है जिसमें हमने कोई इस बात का ध्यान नहीं रखा हुआ था कि हमारे पास अवेलेबल बफर्स कितने हो सकते हैं या हमने लोडिंग कितनी करनी है, हम एक एक पेज एक एक के हिसाब से जो है वो लोडिंग कर रहे थे। अब अगर हम थोड़ा सा इसको जरा ऑप्टिमाइज्ड मैनर में सोचना शुरू करें कि रिसोर्सेज का फायदा उठाएं, तो उस केस में हमारे पास ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन आ जाता है। अब ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन किस बात का ध्यान रखता है कि आप जो है बजाय एक सिंगल पेज आर के लोड करने के, आपके पास जो बफर में जो बी बफर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसमें से आर के बी माइनस वन पेजेस जो हैं वो लोड करके रख लें पहले से। तो और हम करेंगे ये कि बजाय ये कि जो आर की एक टपल लें और उसको पूरे रिलेशन एस के साथ बार बार कंपेयर करें, तो हमें एस को एक्चुअली में बार बार लोड करना पड़ रहा है। ठीक है। तो हालांकि हम थोड़ा सा इसका बेहतर तरीका भी निकाल सकते थे, वो ये कि हम आर की जो भी टपल्स हम पिक करते हैं बी माइनस वन पेजेस में, तो उसमें जो एस का पेज हमने लोड कर लिया हुआ है, हम उसमें उन सारी टपल्स को क्यों ना एस के ऊपर चेक कर लें पहले। तो बजाय ये कि एस बार बार लोड हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर आर की ज्यादा टपल्स की अवेलेबल है आप एक ही लूप में कर लें, तो इससे आपकी कॉस्ट पे बहुत फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एस को फिर बार बार लोड नहीं कर रहे होंगे। तो आप
अब जो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यही करेंगे कि लोड इन b-1 पेजेस ऑफ आर एट ए टाइम, और एक पेज जो हम फ्री छोड़ देंगे जिसके ऊपर हम बाद में s को लोड करेंगे और उस s की टपल्स को कंपेयर कर रहे होंगे बाकी r के जो टपल्स अवेलेबल हैं, या फिर जब ये हो जाएंगे तो आउटपुट के लिए भी इसको हम यूज कर रहे होंगे। तो हमने जो पहली कॉस्ट है, जो हमारा जो टर्म है, वो हमें पता है कि वो पी ऑफ आर है, क्योंकि आर की तो फिर भी ये हमें डेफिनेटली पता है कि सारे पेजेस ने लाजमी लोड होना है क्योंकि उसकी सारी टपल्स ने कंपेयर होना है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमने उनको अपने पेजेस के अंदर b-1 पेजेस जितने हमारे पास अवेलेबल थे हमने उनमें लोड कर लिए। तो देयर कुड बी सम स्पीड अप हेयर कि हम मल्टीपल पेजेस इकट्ठे डाल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये बातें इस तरह की भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इकट्ठे पेजेस आप लोड कर लेते हैं तो उसमें भी आपको एडवांटेज आ जाता है, क्योंकि डिस्क आईओज कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बच जाती हैं। तो अब जो है हमारे पास जो आर आपने लोड कर लिया है, तो अब उस आर के लोड करने के अगेंस्ट अब आपने ये देखना है कि जो पेज है आपका, जो एस के पेजेस आ रहे हैं, वो एक तो आपको पता है, ये हमें डेफिनेटली पता है कि सारे पेजेस लोड होने ही हैं फॉर एवरी पेज या एवरी टपल ऑफ आर पीएफएस के पेजेस लोड होने हैं। लेकिन इस दफा जो आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो कम हो गई हैं। वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस किस तरह से कम हो गई हैं कि आपके जो पहले जो पी ऑफ आर पेजेस थे, अब वो पी ऑफ आर पेजेस लोड होने के बजाय उनकी जो आइट्रेशंस है वो b-1 से डिवाइड हो रही हैं। कि पहले अगर आपका रिलेशन लेट्स से पी ऑफ आर पेजेस ने लोड होना था, लेकिन अब वो क्या होगा, अब उसने जितनी स्पेस उनको ज्यादा बफर्स अवेलेबल हैं वो उतनी आइट्रेशंस कम होगी। इसकी एग्जांपल किस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपका जो रिलेशन आर है, लेट्स से वो 12 पेजेस का था और आपका बफर साइज जो है वो बी है, तो आपके रिलेशन ने अगर 12 आइट्रेशंस में 12 टाइम्स आपके उसने एग्जीक्यूट होना है, पेजेस जो इसके हैं वो 12 के 12 पेजेस है हमारे पास। तो जब आपके पास ये b-1 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि 4 आइट्रेशंस में ही आपके पेजेस जो हैं, जो b आपका जब b-1 4 होगा तो 3 आइट्रेशंस के अंदर आपकी लोडिंग पूरी हो जाएगी पी ऑफ आर की। यानी पहले सेट के अंदर आपके पास 4 पेजेस आर के लोड हो जाएंगे, दूसरे सेट में 4 पेजेस आर के लोड हो जाएंगे, तीसरे सेट में भी 4 पेजेस आर के लोड हो जाएंगे। तो आपकी जो आइट्रेशंस है वो कम हो गई हैं। पहले आपकी आइट्रेशंस पी ऑफ एस को लोड करने की कितनी थी, जितने पेजेस हैं, जितनी वो हमारे पास टपल्स हैं, जितनी दफा वो आ रही हैं उतनी दफा हमारा जो है वो पी ऑफ एस के सारे पेजेस लोड हो रहे हैं। अब सिर्फ हमें फॉर एवरी आइट्रेशन पी ऑफ एस जो है वो लोड करना पड़ेगा कंप्लीटली। तो हमारे पास जो है वो टोटल आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एस। ठीक है। तो अब अगर फॉर ईच b-1 पेज सेगमेंट ऑफ आर लोड ईच पेज ऑफ एस, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट सारी आइट्रेशंस को मिला के वो इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करें इस कोड को, तो स्टोरी वही है, हमने स्टार्ट में b-1 पेजेस लोड किए हैं और फिर फॉर दोज b-1 पेजेस हमने एस के पेज हर एक पेज पे करना शुरू किया है, और फिर उनके अंदर क्या किया, सारी टपल्स जो हमारे पास पी एफ आर के पेज में है और सारी टपल्स हमारे पास एस में है, उनका हमने कंपैरिजन किया है। यानी कि अब हमने सिंगुलर कंपैरिजन नहीं किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए हमने अपनी सारी टपल्स ऑफ आर को हमने वो कर दिया। तो जब आपकी एक आइट्रेशन आर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो अगले b-1 पेजेस आपके लोड होंगे और इस तरह से आपका आर जो है वो पूरा होगा। तो अब क्या है कि फास्टर टू आइट्रेट ओवर द स्मॉलर रिलेशन फर्स्ट, ये बात भी जो मैंने आपको पहले बताई है उसकी भी डिस्कशन अभी हम एक एग्जांपल से करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो अब वही बात है कि ठीक है, फिर हमारे पास जब ये आइट्रेशंस की भी कॉस्ट हमारे पास आगे आउटपुट की कॉस्ट डालनी है, तो जो भी जॉइन की कंडीशन आपकी होगी उसके बाद जो है वो हम आपके आउटपुट यील्ड कर देंगे। और यहाँ पे वही बात कि जो आपका बी एन एल जे है वो आपकी नॉन इक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स भी हैंडल करता है। तो फिर हमने फाइनली अपनी आउट जब राइट कर लेनी है तो हमारे पास ये आउटपुट प्रोड्यूस हो जानी है। इसकी जो भी कॉस्ट होगी अभी हमें नहीं पता, तो हम सिंपल ओ यू टी लिख देते हैं।
तो वही सेम बात है कि आउटपुट जो है वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे जो है वो इतना नहीं होता, इतना वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं आता। बी एन एल जे वर्सेस नेस्टेड लूप जॉइन की जो बेनिफिट्स हैं वो हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ B-1 पेजेस को लोड करने से जो आपकी आइट्रेशंस पे असर पड़ता है, तो आपका जो बी एन एल जे का एल्गोरिदम है वो ज़्यादा स्पीडली रन करता है बनिस्बत आपके नेस्टेड लूप जॉइन का। तो ब्लॉक नेस्टेड फास्टर है किससे? नेस्टेड लूप जॉइन से। अब किस तरह से दोनों के फॉर्मूलाज गिवन है, यहाँ पे एक फैक्टर भी गिवन है, वो है B-1 इंटू टी आर डिवाइडेड बाय पी आर, यानी कि ब्लॉक नेस्टेड जॉइन इतने फैक्टर से तेज है नेस्टेड लूप जॉइन की उससे। तो अब ये किस तरह से मालूम करना है कि थोड़ा सा मैथ है, प्रेफरेंस ये है कि आप लोग खुद ही करके इसको एक बार देख लें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने ये देखना है कि ये बाकी सारे तो दोनों फैक्टर्स उसके सेम है एनएलजी के, तो ये वाला फैक्टर है, हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंस बेसिकली आपकी कॉस्ट के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये वो वाला फैक्टर है दोनों एल्गोरिदम्स में जो कि आपकी कॉस्ट को स्क्वायर में लेके जा रहा है। बाकी सारे लीनियर हैं लेकिन ये फैक्टर स्क्वायर में इसको बना रहा है। तो अब हम अगर जो एन एल जे की इस फैक्टर को बी एन एल जे के फैक्टर पे अगर मैप करने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे कि आपका अगर ये टी आर यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि टी आर और पी एस है, तो इसको जो बी एन एल जे के आपके कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें नहीं है, एक B-1 का नहीं है, एक हमारे पास पी आर का फैक्टर जो है ना वो मिसिंग है, बाकी सारे मौजूद हैं। तो अगर मैं पी आर से डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं, इसी तरह से B-1 से डिवाइड भी कर दूं और B-1 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो अब इस कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो जो हमारे पास ये फैक्टर है टी आर और B-1 और पी आर, ये जो तीन फैक्टर्स हैं इनको मैं अलहदा कर दूं, जो मैंने ऐसे कर दिया, और ये जो तीन फैक्टर हैं पी एस पी आर और B-1, ये तीन जो है वो मेरे पास किसके लिए हैं, ये मेरे एक्चुअली में बी एन एल जे की कॉस्ट बन रही है, और जो बाकी रिमेनिंग फैक्टर है वो मुझे ये बता रहा है कि ये इतनी कॉस्ट से एक्सीड कर रहा है। मतलब आप शायद मेरी बात को समझे होंगे कि ये बी एन एल जे का है, और जो रिमेनिंग आपके फैक्टर्स बचते हैं ये आपको वो फैक्टर प्रोवाइड करते हैं जिस फैक्टर से बी एन एल जे से डिफर कर रहा है। तो मैंने एन एल जे के उस टर्म के ऊपर कुछ मैथ अप्लाई किया है, और उसके बाद जो है वो उससे मुझे बी एन एल जे की कॉस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, और साथ मुझे वो एक्स्ट्रा फैक्टर भी मिल गया जिससे वो दोनों डिफर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि बी एन एल जे का एन एल जे से क्या फ़र्क आ रहा है। तो हमारे पास एग्जाम्पल में अगर आर में हमारे पास 500 पेजेस हैं और एस में 1000 पेजेस हैं, और 100 टपल्स पर पेज आ सकती हैं, तो हमारे पास जो बफर्स हैं वो इस टाइम पे 12 पेजेस हैं मेमोरी के, तो हमारा जो बी है इस टाइम पे वो 11 है। तो हम क्या करेंगे कि एनएलजे की कॉस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो हमें पता है क्या है कि पहले हम पेजेस ऑफ टोटल पेजेस ऑफ आर जो कि पी आर है वो है, प्लस हमारे पास क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन आर मल्टीप्लाई बाय जो पेजेस ऑफ एस प्लस आउट। अगर हम आउट को फिलहाल इग्नोर कर दें, तो इग्नोर करके अगर हम पी आर की वो एन एल जे की कॉस्ट निकालें, तो यहाँ पे हमारे पास 500 आता है, और फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टपल्स आर में कितनी होती हैं, वो 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50,000 टपल्स मल्टीप्लाई बाय पेजेस ऑफ एस विच इज़ 1000, तो हमारी टोटल जो आयोज हैं वो 50 मिलियन आयोज बन रही हैं। और अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं कि एक आयो रीडर राइट अगर एक लिमिटेड अमाउंट कैरी करती है टाइम की, तो फिर 50 मिलियन आयोज रफली 140 आवर्स बनते हैं। यानी कि सिर्फ 500 पेजेस और 1000 पेजेस की जो रिलेशन है उसको ज्वाइन करने से आप 140 घंटे तक इंतज़ार करेंगे, तो फिर आपका काम होगा, और ये रफली तकरीबन 6-7 दिन आपके यहीं पे बन जाएंगे। यानी 6-7 दिन बाद आपको मे बी 5 से 7 दिन के बाद आपको आउटपुट आ रही होगी। तो जबकि बी एन एल जे के केस में अगर हम वो जो कॉस्ट फैक्टर है अपना अप्लाई करें
तो फिर हमारे पास 50,000 आयोज आती हैं, जो कि रफली 0.14 ऑफ एन आवर लेंगी, यानी 1 घंटे का कुछ हिस्सा जो है वो जब अप्लाई होगा तो भी आपका जो जॉइन है वो निकल जाएगा। ये स्टिल इतना कोई अच्छी बात नहीं है कि 10-15 मिनट में भी अगर आंसर आ रहा है, लेकिन इससे भी गई गुजरी स्टोरी आपने पहले देख ली है, तो इससे बहुत हद तक ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। तो डिफरेंस आपको जो है वो एक छोटी सी चेंज से सिर्फ नजर आ गया। अच्छा, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है जिसे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि आउटर लूप में छोटा रिलेशन रखना चाहिए या बड़ा रिलेशन रखना चाहिए। तो अगर हम एग्जांपल ये देखें कि लेट्स से कि जो हमारे पास हमारे नंबर ऑफ पेजेस ऑफ रिलेशन आर है वो 1000 है, और नंबर ऑफ पेजेस ऑफ रिलेशन एस जो है वो 500 है, और नंबर ऑफ अवेलेबल बफर्स हमारे पास 101 है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, अभी इस जो पहले पार्ट में हम अपना जो आउटर लूप में छोटा रिलेशन रखेंगे, तो और जो इनर लूप में हमारे पास जो है वो हमारा आर होगा जो हमारा बड़ा रिलेशन है। तो अब अगर हमारे पास 101 बफर्स अवेलेबल है, एक हमने छोड़ देना है, तो हमारे पास 100 बफर्स अवेलेबल है, 100 पेजेस की जगह है। तो हमने चूंकि जो है वो B-1 पेजेस लोड करने थे उसके अंदर, तो हमारा एस अगर बाहर है, क्योंकि हम बाहर आउटर लूप के उसको करते हैं, तो फिर हमें 100 पेजेस लोड करने पड़ेंगे, और हमारी टोटल आइट्रेशंस 5 होंगी, क्योंकि 500 टोटल पेजेस हैं, तो 100 की प्लेस है, तो 5 आइट्रेशंस में हमारा जो आउटर लूप का जो रिलेशन है वो पूरा हो जाएगा। तो हर आइट्रेशन में हमें क्या करना पड़ा है कि 100 जो आईओ ऑपरेशंस है वो हमें एस को लोड करने के लिए करने पड़े हैं, कि एस के 100 पेजेस हमें लोड करने हैं, और फिर हमें क्या करना पड़ा है कि फॉर दोज 100 पेजेस हमें पूरा आर जो है वो सेकेंड लूप में पिक करना पड़ा है। तो हमारी जो आर को पिक करने के जो आईओ ऑपरेशंस है वो 1000 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 आइट्रेशंस चलेंगी हमारे पास, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास जो डिस्क आईओस की वो 5500 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो आर के 1000 थे, तो जो इनर लूप है उसने 5 दफा, क्योंकि आइट्रेशंस आउटर की चलेंगी तो इनर लूप भी 5 दफा एग्जीक्यूट होगा, तो वो 5000 वो हो जाएंगी, और जो हमारा बी ऑफ एस है जो आउटर रिलेशन है उसके नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 500 है, तो टोटल 5500 हो जाएगा। अगर हम आर और एस को अब रिवर्स कर दें, तो हमारा आउटर में अगर हम आर ले लें और ये बिगर है, और इनर में हम एस को ले जाते हैं इनर लूप में, तो फिर हमारे पास जो है वो हमारे आयोस बढ़ जाएंगी। और ये नोट करें कि आर बड़ा है ना एस से, तो आयोस हमारी किस तरह से बढ़ जाएंगी कि अब आउटर लूप में से आपने B-1 पेजेस जो है वो रैम में लोड जब करने हैं, तो टोटल आइट्रेशन आपकी कितनी बन रही होंगी, आपकी 10 आइट्रेशन बन रही होंगी, क्योंकि 100 पेजेस की जगह तो आउटर लूप 10 आइट्रेशंस होगा, और जितनी दफा आउटर लूप चलेगा उतनी दफा अंदर वाला चलेगा। तो अंदर वाले रिलेशन में फॉर ईच आइट्रेशन टोटल जो है वो 600 डिस्क आईओस जो है वो हो रही होंगी, एक आर को रिसीव करने के लिए जो 100 पेजेस ऑफ आर है, और दूसरे 500 पेजेस ऑफ एस। तो जब 10 आइट्रेशंस टोटल चलेंगी तो हमारे पास 6000 आईओ ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो इसलिए जनरली हमेशा एडवांटेज होता है हमें स्मॉलर रिलेशन को आउटर लूप में प्लेस करने का। अब हम वो वाले एल्गोरिदम्स देखेंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस भी हमें दे सके। तो अब जो है इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है क्वाड्रेटिक, और हमें क्वाड्रेटिक से जो है वो तकरीबन लीनियर की तरफ जाने की ख्वाहिश करनी चाहिए। तो जो हमने पीछे जो दो एल्गोरिदम देखे हैं, हमने दोनों में देखा कि वो जो हमारे एन स्क्वायर की टर्म थी जो क्वाड्रेटिक की तरफ लेके जा रही थी, वो हमारी आइट्रेशंस आउटर और इनर लूप की कलेक्टिवली बन रही थी। तो अब हमने क्या करना है, जैसे एनएलजे में जो हमारे मैंने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कौन से हैं, एनएलजे में टी आर इंटू पी एफ एस है, और बी एन एल जे में पी आर इंटू पी एफ एस है। तो ये असल में क्वाड्रेटिक वाला मसला जो है ना कॉस्ट में लेके आ रहे हैं। तो हम अब लीनियर एल्गोरिदम्स जो है वो देखेंगे इस तरह के सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर आपको कहीं पे कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर नहीं आ रहा, तो मे बी पी हमें टोटल जो काम करना है वो इस तरह से हो कि मैक्सिमम हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ आर और टोटल नंबर पेजेस ऑफ एस मिला के और आउटपुट राइट करने की जो कॉस्ट है, इतने हमें मिल जाए तो वो भी बहुत है।
अब हम इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन को देखेंगे। इसके अंदर हम इस बात का एडवांटेज लेंगे कि अगर हमारे पास कोई इंडेक्स अवेलेबल है कि नहीं उस एट्रीब्यूट के ऊपर, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर हम जॉइन लेने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आर और एस का हम जॉइन ले रहे हैं और हमारे पास जो इंडेक्स है वो गिवन ये है कि एस, जो ए एट्रीब्यूट पे आप जॉइन ले रहे हैं उस एट्रीब्यूट का इंडेक्स बना हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे कि फॉर एवरी ट्रिपल आर इन, जो स्मॉल आर इन कैपिटल आर रिलेशन जो है, उस टपल के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, अपनी एस टपल ढूंढेंगे किसमें, इंडेक्स फाइल के अंदर, गिवन के हमारे पास जो एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है वो आर है, यानी रिलेशन आर के अगेंस्ट जिस वैल्यू की बेस पे आपने ज्वाइन करना है, हम वो इंडेक्स फाइल में ढूंढेंगे कि उस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कौन सी जो रेफरेंसेस और कौन सी टपल अवेलेबल है। तो वो जब डायरेक्टली हमें टपल मिल जाएगी तो उसकी मैपिंग हम जो है वो छोटे आर यानी कि टपल ऑफ आर और टपल ऑफ एस के साथ कर देंगे, तो वो ज्वाइन हो जाएगा सिंपली। तो हमें एडवांटेज क्या हुआ है कि अब आपको सारी टपल्स के साथ गो थ्रू नहीं करना पड़ा, अब आपको कंप्लीट क्रॉस ज्वाइन नहीं लेना पड़ा। आपके जो रिलेशंस आर के तो सारे टेबल्स ही लोड होंगे और साथ ही आपके पास क्या होगा, आउट की कॉस्ट भी ये होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस अगर टी आर है लेट्स से, तो आपका जो एल है वो कॉस्ट होगी जिसमें आप इंडेक्स फाइल से जो है वो अपनी वो टपल ढूंढते हैं, डिस्टिंक्ट टपल को ढूंढते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी भी आर के लिए आप वो सर्चिंग करेंगे तो आपका जो ये वाला फैक्टर है, जो सारी टपल्स ऑफ आर के लिए, वो एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एल जो है आपको पता है, अगर इंडेक्स हमने बी प्लस ट्रीज वगैरह के थ्रू बनाए हुए हैं तो वो जो सर्चिंग है वो इतनी कॉस्टली नहीं होती। यूजुअली ट्री की जो जितनी हाइट होती है, तो एल जो है वो 3 से 5 की जो वैल्यू के अंदर अंदर जो है वो आपको आपकी वैल्यू मिल जाती है। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत ही कम होता है, तो आपकी कॉस्ट जो बहुत ज्यादा बच जाती है, जो एनएलजी और बीएनएलजी के केस से।